जय हिंद बच्चों। तो क्लोरोबेंजीन के खत्म होने के बाद अब हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स बचते हैं हेलो एल्केन हेलो एलीन्स में। आज हम उन कंपाउंड्स के बारे में भी बात कर लेंगे जिससे कि ये सभी कंपाउंड्स खत्म हो जाए और फिर नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स। ठीक है। और इसके पहले मैं आपकी जो क्वायरी है उस बात को क्लेरिफाई कर दूं कि कई बार जो है लेक्चर थोड़े अभी जैसे लेक्चर थोड़ा डिले हो गया क्योंकि अभी से 3-4 महीने पहले मैं एक बार थोड़े स्टेयर्स पे फिसल स्लिप हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो स्पाइन है वहां पे L4 L5 में थोड़ा बल्जिंग आ गया और उसका जो अब वो फिजियोलॉजिकल चेंज है। अगर एनाटॉमिकल चेंज होता तो सर्जरी हो जाती, लेकिन फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सर्जरी पॉसिबल नहीं है और वो एक्सरसाइज से ही धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन उसका जो पेन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, तो बीच में थोड़ा पेन शुरू हो गया था, इसलिए आपके लेक्चर थोड़े डिसकंटिन्यू हो गए। और लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पूरे ऑर्गेनिक के लेक्चर सिंसियरिटी से अच्छे से चले जाएं ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, और ज्यादा लेक्चर करके इसको फिनिश करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे तो हेल्थ इश्यूज के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। अब हेल्थ इश्यूज तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ी प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से सही हो जाए, ये भयंकर टाइप का दर्द ना हो और क्लासेस कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे हेलो फॉर्म टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड करके देते हैं और क्या खास बात है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which CH3CO, मतलब C के साथ CO आप ऐसा कह सकते हो, और यहाँ पे जो ब्लैंक बैलेंसी है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो CH3CO, CCl3CO, इससे कंफ्यूजन होगा इसलिए इसको भी लिख देते हैं CCl3CO और CH3CHOH groups are present। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CH3CO के साथ एक फ्री वैलेंसी है, CCl3CO को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। CCl3CO, CH3CHOH वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हेलो फॉर्म टेस्ट देते हैं। ग्रुप्स आर प्रेजेंट, गिव हेलो फॉर्म टेस्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलो फॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है। तो यहीं से हम लोग थोड़ा सा आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि किस कंपाउंड में हेलो फॉर्म टेस्ट आएगा। हेलो फॉर्म मतलब हुआ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन और आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन वाला जो टेस्ट है। तो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई the compounds which gives positive हेलो फॉर्म टेस्ट। ऐसे कंपाउंड को पहचानिए जिनमें पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट आएगा। और एग्जांपल्स हमने जैसे मान लीजिए लिया HCHO, CH3CHO, CH3CO, CH3 एसीटोन, C6H5CHO, बेंजाल्डिहाइड। इसके बाद C6H5
COCH3 एसिटोफेनॉन, C6H5 CO C6H5। तो पहले हम लोग यहां तक के कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अल्कोहल से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। फिर बात करते हैं अल्कोहल से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो देखो, जहां पे CH3CO ग्रुप आपको मिलेगा या CCO ग्रुप आपको मिलेगा, वहां पे पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट आएगा। जहां पे CH3CO ग्रुप आपको मिलेगा, वहां पे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। तो HCHO में ये ग्रुप आ नहीं रहा है, तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। यहाँ पे आपको CH3CO ग्रुप मिल रहा है, ये पॉजिटिव। यहाँ पे CH3CO ग्रुप मिल रहा है, ये पॉजिटिव। C6H5CHO में आपको CH3CO ग्रुप नहीं मिल रहा है, ये नेगेटिव। इसके बाद CH3CO ग्रुप एसिटोफेनॉन में भी प्रेजेंट है, तो इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। इसमें कोई CH3CO ग्रुप नहीं है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये तरीका है हेलोफॉर्म टेस्ट देने वाले कंपाउंड्स को पहचानने का। अब दूसरी सीरीज में हम देखते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स जो अल्कोहल से रिलेटेड हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा CH3OH मिथेनॉल, CH3 CH2OH, CH3 CHOH CH3, C6H5OH, CH3 CHOH C2H5, C2H5 CHOH C2H5। तो देखो, अब यहाँ पे क्या पहचानना था हमको? CH3 CHOH ग्रुप का प्रेजेंस होना चाहिए। कौन सा ग्रुप मिलना चाहिए? CH3 CHOH ग्रुप हमको मिलना चाहिए हेलोफॉर्म टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। CH3 CHOH ग्रुप मिलना चाहिए हेलोफॉर्म टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट कंपाउंड कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। सेकंड में आपको CH3 CHOH ग्रुप मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव। CH3 CHOH ग्रुप मिल रहा है इसमें भी, ये पॉजिटिव। C6H5OH में कोई CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे देखिए, आपको आपका ग्रुप CH3 CHOH मिल रहा है, ये पॉजिटिव। C2H5 CHOH C2H5 में CH3 ग्रुप फ्री नहीं मिल रहा है, तो ये टेस्ट भी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये कंपाउंड्स हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं करेंगे जिनमें ग्रुप आपको प्रेजेंट नहीं मिल रहा है, उनमें हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिवली नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई हेलोफॉर्म टेस्ट को पहचानने का तरीका हो गया। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ज्यादा डिटेल में इनमें आपको आपके सिलेबस में बहुत डिटेल है नहीं, तो थोड़ी सी बात हम सभी कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे कर लेंगे। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोडोफॉर्म के बारे में। CHI3 ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म CHI3 स्क्वाड आयोडोफॉर्म। अब आपको बात क्लियर है कौन से कंपाउंड जिनमें CH3 कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड in which organic compounds in which CH3CO or CH3CHOH groups are present, reacts with iodine and alkali, reacts with iodine and alkali to give yellow
crystals of specific order, yellow crystals of specific order is called iodoform. आयोडोफॉर्म। तो येलो क्रिस्टल्स बनते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर के, जिसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CH3CO या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, वो आयोडीन और एल्कली के साथ ऐसे येलो क्रिस्टल्स देता है, जिसका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जिसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, और इसका यूज कैसा होता है? एंटीसेप्टिक कंपाउंड के फॉर्म में होता है, एंटीसेप्टिक यौगिक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक कंपाउंड। तो ये एंटीसेप्टिक कंपाउंड के फॉर्म में यूज होता है आयोडोफॉर्म, इसको ध्यान रखना है। आयोडोफॉर्म का यूज एज अ एंटीसेप्टिक होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कैसे केमिकल रिएक्शन आएगी। तो देखो, जैसे हमने इथेनॉल से लिया तो CH3CH2OH, ये है इथेनॉल। यहां पे हम यूज करेंगे आयोडीन को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस आर एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में काम करते हैं हैलोजन। तो यहां से ये वाटर, यहां से ये निकालेगा HI, और 2 HI बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे, और HI के एलिमिनेट होने के बाद अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में चला जाएगा, CH3CHO में चला जाएगा, एल्डिहाइड में चला जाएगा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के। तो अगर एल्डिहाइड से स्टार्ट करना होगा तो इसके आगे के प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर इसको हम एक्सेस ऑफ आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे। एक्सेस ऑफ आयोडीन के साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहां से अल्काइल ग्रुप पर इसका इफेक्ट आएगा, और HI के बाहर निकलने के बाद ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CI3CHO में, जिसको हम कहते हैं आयोडल। आयोडल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आयोडल के साथ बेस रिएक्ट करेगा, और बेस की रिएक्शन के बाद ये चेंज हो जाएगा यहां से आयोडोफॉर्म में, CHI3 और साथ में HCOONA, सोडियम फॉर्मेट एज अ कंपाउंड आ जाएगा। तो ये कहलाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर करने का प्रोसीजर हो गया। कैसे आयोडोफॉर्म को हम बना पाएंगे उसकी बात होगी। अब आयोडोफॉर्म के बाद इस सीरीज का दूसरा कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। सेकेंड कंपाउंड ऑफ दिस सीरीज इज क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इट इज ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले आएगा हाइड्रोलाइसिस का स्टेप। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या खास बात होती है? एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में रहता है और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में रहता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। ये खास बात रहती है ब्लीचिंग पाउडर की। तो सबसे पहले इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा। अब इस क्लोरीन गैस का यूज हम करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हैलोजेंस जो होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। तो यहां से ये इसको कैरी ऑन करेगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में।
फिर इसको एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे। एक्सेस ऑफ क्लोरीन जिसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन, जिसको कहते हैं क्लोरीनेशन, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CCl3CHO, जिसको कहते हैं क्लोरल। CCl3CHO को कहते हैं क्लोरल। और अगर हमें लाइम वाटर ही यूज करना है हाइड्रोलिसिस के लिए, तो दूसरा एक और मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे, बैलेंस कर रहे हैं हम यहाँ पे केवल, और ये लाइम वाटर के साथ ट्रीट करने पर, लाइम वाटर के साथ ट्रीट करने पर क्लोरोफॉर्म में चला जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, और साथ में कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा लाइम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करने पर। तो ये स्टेप्स हैं जिससे हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। ये स्टेप है जिससे हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का प्रोसीजर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलिसिस पर बनेगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को यूज करके हम ऑक्सीडाइज करेंगे इथेनॉल को। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हमें एसिटल्डिहाइड देगा। एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरल बन जाएगा, और क्लोरल को जब हम ट्रीट करेंगे लाइम वाटर के साथ तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। अब आपके सिलेबस में केवल इस सीरीज की एक केमिकल रिएक्शन है जो लिखी हुई है, वो है रिएक्शन विथ इफेक्ट ऑफ एयर। रिएक्शन विथ एयर या इफेक्ट ऑफ एयर, क्लोरोफॉर्म पर एयर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ध्यान रखेंगे क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कैसा होता है। क्लोरोफॉर्म इज स्वीट ऑर्डर लिक्विड। स्वीट ऑर्डर लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म, मीठी गंध वाला द्रव होता है, मतलब जिसकी स्मेल अच्छी लगती है, वो स्वीट ऑर्डर लिक्विड है। CHCl3 is used as, उपयोग ध्यान रखना है, used as general anesthetic। इसका उपयोग जनरल एनेस्थीसिया के लिए किया जाता है। जब पूरी बॉडी को बेहोश करना होता है तो क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। और भी डिफरेंट मेडिसिन बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म को हम यूज करते हैं। तो जनरल एनेस्थेटिक के फॉर्म में क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब जो रिएक्शन आपके सिलेबस में है सबसे पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर एक दो रिएक्शन और कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ एयर, इफेक्ट ऑफ एयर एंड लाइट, प्रकाश और वायु का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एयर एंड लाइट। तो क्लोरोफॉर्म is oxidized, chloroform is oxidized in air to form poisonous phosgene gas, poisonous phosgene gas। क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट के इन्फ्लुएंस में ऑक्सीडाइज होकर के पॉइजनस फॉस्जीन गैस बना लेता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज होता है, तो अगर पॉइजनस गैस बन जाएगी तो पता चला कि पेशेंट, एनेस्थीसिया जब आप देंगे उसको तो पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के पहले ही डेड कर जाएगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड इन एयर टू फॉर्म पॉइजनस फॉस्जीन गैस। अब क्या प्रोटेक्शन हम लेंगे जिससे कि फॉस्जीन गैस न बने, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, या पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे हम
क्या प्रोटेक्शन लेना है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर एयर में हम छोड़ देंगे, जब एयर क्लोरोफॉर्म के अंदर आ जाएगी तो वो थोड़ी देर के लिए एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। इस अनस्टेबल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ये HCl लॉस करेगा और चले जाएगा COCl2 में, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। और इसी कार्बोनाइल क्लोराइड को ही हम कहते हैं फॉस्जीन गैस। दिस कार्बोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड फॉस्जीन गैस। इसी कार्बोनाइल क्लोराइड को हम फॉस्जीन गैस कहते हैं। तो एयर और लाइट के इन्फ्लुएंस के कारण क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं अगले स्टेप पर, प्रोटेक्शन। क्या क्या प्रोटेक्शन लेंगे जिससे फॉस्जीन गैस न बने। प्रोटेक्शन नंबर 1, chloroform is kept in dark colored bottles। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं। डार्क कलर्ड बॉटल्स, एज डार्क कलर्ड बॉटल्स मे बी ब्राउन और ब्लू। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसको गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। नंबर 2, सेकंड नंबर पे आएगा, the bottle is completely filled। the bottle is completely filled, जिससे एयर के लिए कोई स्पेस ना हो। the bottle is completely filled। नंबर 3, 0.6 to 1% ethanol is mixed with chloroform, mixed with chloroform, mixed with chloroform as a negative catalyst, as a negative catalyst। तो 0.6 से लेकर के 1% तक इसमें इथेनॉल मिला दिया जाता है, जो कि ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट का फंक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन को रोक देते हैं, केमिकल रिएक्शन को रोक देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो क्लोरोफॉर्म में इथेनॉल मिलाया जाता है एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो देखो, अगर कभी फॉस्जीन गैस बन भी जाता है और आपने उसमें इथेनॉल मिला के रखा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इथेनॉल क्या करता है, अगर थोड़ा बहुत फॉस्जीन गैस बन भी गया है तो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके डाई इथाइल कार्बोनेट बना देता है। इथेनॉल क्लोरोफॉर्म और फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना देगा डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट, जो कि एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड है। नॉन पॉइजनस कंपाउंड है डाई इथाइल कार्बोनेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन गैस बनाता है एयर के कांटेक्ट में आने पर, लेकिन अगर हम उसमें इथेनॉल मिला देते हैं तो ये फॉस्जीन गैस का बनना रुक जाएगा। और साथ में अगर थोड़ी बहुत फॉस्जीन गैस बन भी गई है तो वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके डाई इथाइल कार्बोनेट में
कन्वर्ट हो जाएगी। और डाईइथाइल कार्बोनेट एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो नॉन पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्जन इसका हो जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे केमिकल रिएक्शंस पर, और इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है वो कवर कर लेते हैं। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन। तो देखो क्लोरोफॉर्म का केमिकल रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रेशन कर रहे हैं हम एक तरह से ये, तो नाइट्रेशन के लिए कैटलिस्ट होगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके नया कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोपिकरीन। क्लोरोपिकरीन, ठीक है। और इस कंपाउंड का यूज एज अ टीयर गैस करते थे, मॉब गैस या टीयर गैस के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। बुलेट्स के अंदर डाल करके इसको शूट करते हैं, जहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसको अलग करने के लिए। इट कॉजेस द इरिटेशन इन द आईज, ये आंखों में इरिटेशन करता है जिससे भीड़ हट जाती है या भीड़ अपने अपने घर चली जाती है, ऐसा ध्यान रख लीजिए। तो मॉब गैस या टीयर गैस का ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इस टीयर गैस में ये प्रॉब्लम थी कि जो भी व्यक्ति इसमें रहेगा ज्यादा देर तक वो परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा। तो आजकल मॉडर्न टीयर गैसेस आ गए हैं, है ना, जो कि ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। तो मॉडर्न टीयर गैसेस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कौन से फॉर्मूले हैं मॉडर्न टीयर गैस के, क्या फॉर्मूले हैं? तो पहला मोनोक्लोरो एसीटोन, मोनोक्लोरो एसीटोन, मोनोक्लोरो एसीटोन, ये मॉडर्न टीयर गैस का एक फॉर्मूला हो गया। मोनोब्रोमो एसीटोन, मोनोब्रोमो एसीटोन, मोनोब्रोमो एसीटोन, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। मोनोक्लोरो एसिटोफिनॉन, मोनोक्लोरो एसिटोफिनॉन, मोनोक्लोरो एसिटोफिनॉन, ये तीसरा हो गया। और चौथा मोनोक्लोरो एसिटोफिनॉन के बाद मोनोब्रोमो एसिटोफिनॉन, मोनोब्रोमो एसिटोफिनॉन, मोनोब्रोमो एसिटोफिनॉन। तो मोनोब्रोमो एसिटोफिनॉन, ये अगला फॉर्मूला हो गया। तो ये एसीटोन से, ये क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस, और भी रिएक्शंस हैं लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, और कुछ रिएक्शंस आगे वाले यूनिट्स में भी आएंगी। इसकी कुछ रिएक्शन आगे वाले यूनिट्स में भी आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अगला जो केमिकल है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कैसे बनाएंगे और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है? बेसिकली इसका प्रॉपर्टी ही सिलेबस में है एक,
उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। तो CCl4 को प्रिपेयर करने के लिए क्या ध्यान रखना है, मीथेन और क्लोरीन के कॉम्पोजिशन को जब हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये बन जाता है CCl4 और 4HCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बनाने का मेथड है। ये मेथड है जिससे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बना सकते हैं। इसके बाद कार्बन डाई सल्फाइड CS2, कार्बन डाई सल्फाइड, और कार्बन डाई सल्फाइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तब बन जाती है सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो बात की हमने, हाउ टू प्रिपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर इसको हम वाटर वेपर्स या स्टीम के साथ ट्रीट करते हैं, वाटर वेपर्स के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, वेपर्स के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये बना के देगा आपको COCl2 बना के देगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड COCl2 बना के देगा। एक ही वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से 2H और 2Cl एलिमिनेट करेंगे और COCl2 मतलब फॉस्जीन गैस अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनानी है तो उसको स्टीम या वाटर वेपर्स के साथ ट्रीट कर दीजिए तो आपको फॉस्जीन गैस बना के दे देगा। फॉस्जीन गैस बना के दे देगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड को जहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेस में है, अगर इसको आप HF के साथ ट्रीट करेंगे, HF के साथ अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो आपको CCl3F मिल जाएगा, CCl3F और साथ में HCl मिल जाएगा। ये कहलाता है कंपाउंड फ्रियोन 1,3। तो फ्रियोन्स भी सिलेबस में हैं, बस इतने ही, एक दो कंपाउंड फ्रियोन के भी दिए हुए हैं, ये हम लोग यहीं पे कवर कर लेंगे। तो फ्रियोन्स 1,3 बन जाएगा। एक कार्बन फ्रियोन 1,1 होगा, सॉरी फ्रियोन 1,1 होगा। एक कार्बन और एक फ्लोरीन, एक कार्बन और एक फ्लोरीन, तो फ्रियोन 1,1 बन जाएगा। यहां से हमें कार्बन और फ्लोरीन के प्रेजेंस से देखते हैं नाम को, एक कार्बन एक फ्लोरीन। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और HF है, एक्सेस में HF है यहाँ पे, तो ये बना के देगा आपको CCl2F2। अब 2 कार्बन 2 फ्लोरीन हो गए, 2 कार्बन और 2 फ्लोरीन हो गए, तो इसको बोलेंगे फ्रियोन 1,2। फ्रियोन 1,2 इसको क्या कहेंगे, फ्रियोन 1,2 कहेंगे। और फ्रियोन्स जो होते हैं वो एज अ रेफ्रिजरेंट या एज अ कूलेंट यूज होते हैं, ये लिखना है। तो फ्रियोन 1,2 और फ्रियोन 1,3 जो है रेफ्रिजरेंट या कूलेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट यूज है फ्रियोन्स का, तो लिख देते हैं। फ्रियोन्स आर used as refrigerant और coolant। तो रेफ्रिजरेटर और एसीज में यूज होते हैं फ्रियोन्स, रेफ्रिजरेटर या एसी में यूज होते हैं फ्रियोन्स। ये बात ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है। और साथ में इसका जो डिसएडवांटेज है, फ्रियोन्स causes
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को पतला कर देते हैं फ्रियॉन्स। ओजोन लेयर का होल बनाने का काम करते हैं फ्रियॉन्स। तो फ्रियॉन्स जो है, जैसे मान लो मेरे पास CCl2F2 है, अगर अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी तो स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है बेसिकली ओजोन। तो यहां से जो है ये CF2 Cl फ्री रेडिकल और क्लोराइड फ्री रेडिकल बना के देती है, क्लोराइड फ्री रेडिकल बना के देती है। और ये क्लोराइड फ्री रेडिकल ओजोन के साथ जब कंबाइंड होता है तो ये बना देगा OCl के साथ O2, मतलब ओजोन को तोड़ दिया उसने ऑक्सीजन में। तो ये केमिकल प्रोसीजर है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का ये ध्यान रखना है। तो फ्रियॉन्स रेफ्रिजरेंट या कूलेंट जैसा यूज होता है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रियॉन्स जो है वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी करते हैं। इसलिए फ्रियॉन्स को यूज करना भी मना है। और प्रेजेंटली फ्रियॉन्स की जगह पे हम यूज करते हैं अमोनिया को एज अ कूलेंट। प्रेजेंटली फ्रियॉन्स की जगह पे अमोनिया को एज अ कूलेंट यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये बात हो गई फ्रियॉन्स की। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। Carbon tetrachloride is a non-polar solvent, non-polar solvent, और ये एक non-polar solvent होता है। It is a non-polar solvent, highly non-inflammable, हाईली नॉन इन्फ्लामेबल। ये अज्वलनशील है, मतलब किसी चीज को बांड होने में मदद नहीं करता है। इट इज अ हाईली नॉन इन्फ्लामेबल, वाटर इनसॉल्युबल, और ये जल में अघुलनशील होती है, वाटर इनसॉल्युबल। used in fire extinguisher, fire extinguisher और इसका यूज जो है फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। अग्निशामक मतलब आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। यूज्ड इन फायर extinguisher under the trade name पायरेन, जहां पे इसका नाम होता है पायरेन। क्या कहते हैं? पायरेन कहते हैं, अंडर द ट्रेड नेम पायरेन। तो एज अ पायरेन ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होने वाला कंपाउंड है, जो कि आग बुझाने के काम में आता है, क्या करता है ये? फायर के चारों तरफ एक कोवेलेंट लेयर फॉर्म कर देता है। इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट लेयर अराउंड द फायर, और जिससे ऑक्सीजन आना रुक जाती है। स्टॉप द पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को आने से रोक देता है, जिससे आग क्या होगी? बुझ जाएगी। तो ये इतने कंपाउंड आपके हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स के सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिन पे हमने बात किया। अब इसके बाद अगला जो यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग, वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स।
तो अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस कर लीजिए और फिर हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के बारे में।